चुनावी बिगुल बज चुका है। रणभूमि में अपने सेनापति की अगुवाई में सेनाएं कूच कर चुकी हैं। अपने अपने रथ पर सवार सियासी धुरंधर 2022 के रण में तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। चुनावी युद्ध में विजय पाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी रणनीति अपनाई जा रही है। आज 2022 के युद्ध में जिस चुनावी नीति का सबसे ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है, उसके बारे में बताएं। उससे पहले यूपी में चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही शब्दावली के बारे में बताते हैं। चुनावी रण में जिन्ना वाला हथियार चला, अब्बा जान वाला बाण चला, चीलम जीवी वाला प्रहार हुआ, तमंचा जीवी वाला हमला हुआ, ढोंगी बाबा वाला दाव चला, पाकिस्तान और कब्रिस्तान वाला वार हुआ। यकीन मानिए, रणभूमि में तलवार भांज रहे योद्धा एक दूसरे पर ऐसे ही वार पलटवार कर रहे हैं। आज चुनावी रणभूमि में जो नया हथियार चलाया गया है, उस हथियार का नाम है पाकिस्तान। दरअसल एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान की एंट्री चुनाव में करवा दी। अखिलेश से सवाल पूछा गया, भारत में चाइनीज निवेश पर आपका रुझान क्या है? जवाब में अखिलेश ने कहा, लोहिया और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की इस मुद्दे पर सोच स्पष्ट है। हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधती है। पाकिस्तान पर अखिलेश की टिप्पणी की व्याख्या भारतीय जनता पार्टी ने यूं की। हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींचकर लाती है। हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का है। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है, जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर चुनाव में ध्रुवीकरण वाला बड़ा आरोप लगाया। दलील यही दी कि पहले जिन्ना की एंट्री कराई, अब पाकिस्तान की। बात जिन्ना से शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तान से होते हुए याकूब मेनन से लेकर कसाब तक पहुंच गई। याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान की एंट्री के पीछे कोई चुनावी रणनीति तो नहीं। दरअसल ये वही मुद्दा है जिसे बीजेपी चुनावों में भुनाने उतरी है। और सच ये भी है कि जिन्ना की तरह ये मुद्दा भी समाजवादी पार्टी ने थाली में सजा कर दिया है। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे, और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। तो क्या पश्चिमी यूपी में इस बार भी चुनाव गन्ने पर नहीं, जिन्ना और पाकिस्तान पर होगा? क्या विकास की बजाय पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन पर मजहब के नाम पर चुनावी दंगल होगा? वैसे अगर पहले और दूसरे चरण में टिकटों के बंटवारे को देखें तो मुस्लिम वोट बढ़ते नजर आ रहे हैं। भले ही समाजवादी पार्टी की पहले और दूसरे चरण की पूरी लिस्ट नहीं आई हो, लेकिन बीएसपी दोनों चरणों में 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर उतार चुकी है। ओवैसी की पार्टी अब तक करीब 25 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भी पहले और दूसरे चरण में मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है।
हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज के और दूसरे जितने फेज हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा कैंडिडेट किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, बैरिस्टर हैं। ये अलग बात है कि उनकी बहुत सारी बातों से और उनके बहुत सारे तरीकों से असहमति है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर ऐसे ही किसी चैनल पर उन्होंने भारत के लिए जितनी शानदार बातें कही वो भी तारीफ किए जाने के काबिल है, तो उनको मैं उन्हीं की जगह पे रखता हूं। बीजेपी कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से लेकर कांग्रेस को समर्थन देने वाले तौकीर रजा के नफरती टेप को लेकर हमला बोलती है, लेकिन खुद अपने ध्रुवीकरण वाले खेल पर मौन हो जाती है। सवाल ये है कि बीजेपी को अपनी पार्टी के दाग क्यों नजर नहीं आते। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेसवे, रंगदारी एक्सप्रेसवे, दंगई एक्सप्रेसवे और माफिया एक्सप्रेसवे। चुनना आपको गंगा एक्सप्रेसवे और गुंडई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और रंगदारी एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दंगाई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए जानबूझ करके बहस को इस तरीके से उलझाना चाहते हैं। अगर कोई तमंचेबाज है, अगर कोई अपराधियों को संरक्षण देता है तो गोरखपुर से ज्यादा संरक्षण अपराधियों को कहीं नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सरकार में किसी माफिया को संरक्षण नहीं मिल रहा। आज बताएं, क्या माफिया क्रिकेट नहीं खेल लेते सड़क पर? माफिया जिन पर 25,000 की इनाम हो, डीएम एसपी मिलकर के पिच तैयार कर रहे हो, ग्राउंड तैयार कराते हो, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। वो क्रिकेट खेलने वाले माफिया कहाँ हैं? अखिलेश यादव चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को ध्यान भटकाने की साजिश करार दे चुके हैं। आरोप यही है कि बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति कर रही है, लेकिन सवाल अखिलेश के बयान की टाइमिंग को लेकर उठ रहे हैं। क्या उनकी जुबान पर पाकिस्तान का नाम महज संयोग है या फिर कोई सियासी प्रयोग? आज तक ब्यूरो। मौका चुनाव का है और इस मौके पर सियासी दलों ने उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला बना दिया है। कोई 80 बनाम 20 की बात कर रहा है, कोई नफरती मौलाना के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई दागी चेहरों पर दाव लगा रहा है। यूपी में ध्रुवीकरण वाली ये राजनीति क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। 2017 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे उपजाऊ सियासी जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही साबित हुई। दोनों चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। इस जीत के पीछे जो मुद्दा आधार बना वो मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना में हिंदुओं का पलायन रहा। एक बार फिर पहले और दूसरे चरण के चुनाव से पहले अमित शाह का कैराना में घर घर प्रचार करना, पलायन के बाद विस्थापित हुए लोगों से मिलना और योगी आदित्यनाथ का हज हाउस को लेकर अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण का आरोप लगाना, ये बयान, ये दृश्य पश्चिमी यूपी में बीजेपी के चुनावी रणनीति को बयां करने के लिए काफी है। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। कैराना में घर घर प्रचार के जरिए बीजेपी ने पलायन का मुद्दा उठाया तो अखिलेश ने पलटवार किया। पूछा, उत्तराखंड के पलायन पर बीजेपी क्यों चुप्पी साध लेती है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी, वहाँ बाकायदे कमीशन बना और कमीशन इस वाले में बना जानकारी हासिल करने के लिए कि लोगों ने गांव क्यों छोड़ा और कितने बड़े पैमाने पे छोड़ा है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रह रहा है। अगर सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं हुआ है तो उत्तराखंड में पलायन हुआ है।
मुझे ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहाँ आपको ये समझना है कि 2013 मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना में हिंदुओं का पलायन, यही वो दो मुद्दे हैं जिसने पश्चिमी यूपी यानी जाटलैंड के सियासी समीकरण को बदल दिया। सबसे पहले दोनों मुद्दों के बारे में बताते हैं। मुद्दा नंबर 1, मुजफ्फरनगर दंगा। 2013 में छेड़खानी पर शुरू हुआ दो समुदायों के बीच विवाद दंगों में बदल गया। इस हिंसा और दंगे में कई लोगों की जान गई। मुद्दा नंबर 2, कैराना पलायन। 2016 कैराना में कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया था ये घर बिकाऊ है। उस वक्त कैराना से तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाया था। आरोप यही है कि कुछ माफियाओं के दम पर हिंदुओं को कैराना से पलायन के लिए मजबूर किया गया। ये दो मुद्दे पश्चिमी यूपी के चुनाव में हावी नजर आते हैं। यही वजह है कि नाहिद हसन के टिकट पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कैराना पलायन का काउंटर अखिलेश यादव उत्तराखंड के गांवों में हुए पलायन से कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी कैराना पर सिर्फ पलायन को लेकर हमलावर नहीं है, बल्कि नाहिद हसन को लेकर भी अखिलेश को घेर रही। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा अपनाएगी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर ना हो, चुनाव महंगाई पर ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, क्या जवाब देगी सरकार दिल्ली की? डीजल महंगा है, क्या जवाब देगी? सवाल सिर्फ कैराना तक सीमित नहीं है। गाजियाबाद के हज हाउस से लेकर अब्बा जान तक एक बार फिर सुर्खियों में है। मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि बीजेपी आने वाली है। चुनाव से पहले भांति भांति के प्रयोग जारी हैं, जो संयोग हरगिज नहीं है। पार्टियां चाहे जो भी हों, सभी वोटरों को अपने पाले में लाने के हथकंडे आजमा रही है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ना हमने कहा जिस सबके लिए हमने काम किया है और सबका हमें समर्थन मिलेगा। 20% वोटों में ये सपा, बसपा, कांग्रेस आदि जो राजनीतिक दल है उसके अंदर सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि ये जातिवादी राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण देने वाली राजनीति। बीजेपी कैराना समेत 80 बनाम 20 की लड़ाई बताकर ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी है, तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट में शामिल चेहरों का अतीत सवालों के घेरे में है। के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन, 1 महीना, चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा। तो नफरती मौलाना का समर्थन लेकर कांग्रेस भी ऐसे ही आरोप में घिर चुकी है। मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। यानी इस हमाम में सभी पार्टियां एक जैसी नजर आ रही, कोई थोड़ा ज्यादा, कोई थोड़ा कम। आज तक ब्यूरो। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता जुड़ रहे हैं।
राकेश टिकैत जी, पिछले दिनों काफी सक्रिय हैं आप, कहां कहां पर घूमे हैं और क्या दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश में और क्या कह रहे हैं लोगों से? हम तो राजस्थान में भी गए थे, वो भी बता दो। राजस्थान में भी तो गए थे, आप बताइए ना, सारा बताइए। जमीन नीलाम हो रही थी, उसको भी सारा बचवा बताइए। राजस्थान भी गए, यूपी भी बता गए, तो रहे ना, क्या बोल रहे हैं? जहां भी किसानों को दिक्कत होगी वहां जाएंगे। अभी देवास मध्य प्रदेश, वहां पे बाजरे की टोलियां खड़ी हुई है, उसकी जवार की, वो उनको 25 दिन हो गए, उनका तुलाई नहीं हो रही है एमएसपी पे। वे वहीं खड़े, लोग बरसात में और सर्दी में वहीं ठिठुर रहे। वो भी दिखा रहे, उसका भी ट्वीट अभी करेंगे, वे पूरी वीडियो उनकी भी आने लग रही है। जहां पे किसान की समस्या होगी हम वहां पे जाएंगे। अभी जो मैं सुन रहा था, अभी जो सबके बयानबाजी चल रहे, पिछले जो 1 महीने से जो पॉलिटिकल पार्टियां, बिल्कुल, जो खास करके जो सरकार जो लाना चाहती है, वो जो प्रचार करना चाहती है, वे जो प्रवचन देना चाहती है, जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और जिन्ना जो 2.5 महीने के उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान बनकर आ रहे हैं, उसको जनता सुनना नहीं चाहती। जनता सुनना चाहती है विकास को, जनता सुनना चाहती है बेरोजगारी को, फसलों के रेट को, जो पढ़ाई बंद हो रही उसको, हॉस्पिटल को, इस पर जाना चाहती है। हमने सब जनता से अपील कर रहे हैं कि 2.5 महीने के प्रवास पे सरकारी मेहमान हैं, इनकी तरफ जाना ही नहीं। देश के गृह मंत्री कराने में या किसी भी उसमें पर्चे बांट रहे घर घर जाके। प्लान तो पूरे देश से, गांव से प्लान हुआ है। प्लान क्यों हो रहा है गांव से? काम उस पे करने की जरूरत है। प्लान क्यों हो रहा है? जो दुकानदार था वो अपने रोजगार की तलाश में प्लान करके गया, जिसको गांव में अपनी वे थे भाई, प्लान तो मोदी जी ने और अमित शाह ने भी करा, क्या ये अपने गांव में है वहीं के वहीं? क्या इन्होंने प्लान नहीं करा? क्या अपने गांव से लोग शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में नहीं आते? प्लान किसने नहीं करा? प्लान तो हमने भी करा। हम भी गांव सिसोली से उठकर मुजफ्फरनगर में आए तो हमने भी प्लान करा। प्लान एक विकास का सिद्धांत है, प्लान करना। अगर कोई भी इंडस्ट्रीज आप लगा दो, अगर वह चलेगी नहीं तो प्रोडक्शन नहीं दे सकती। प्लान तो होता है देश में, लेकिन बीजेपी कहती है, प्लान को मुद्दा बना के, हाँ, बीजेपी कहती है कि वो पलायन बेहतर वोट कैसे मिलेगी? हाँ, सवाल सुन लीजिए। उनका ये आरोप है सर कि वो पलायन दरअसल हिंदू मुस्लिम के आधार पर ध्रुवीकरण किया गया था। नाहिद हसन जैसे लोगों ने उकसाया था कि यहाँ पर जो हिंदू व्यापारी हैं उनसे सामान मत खरीदो, और बहुत ज्यादा नफरत होने की वजह से पलायन हुआ। तो इस पर आपका जवाब? और साथ ही अब वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को ही टिकट दे दिया है, वो जेल में है। ये है कि इस पर आपकी क्या राय है? हमने ये है कि जो इनका 2.5 महीने का प्रवास है, सरकारी मेहमान बन के हिंदू मुसलमान और जिन्ना, पाकिस्तान भी था वो छूट गया, वो इनके लिस्ट में से निकल गया किसी कारण से, नहीं तो ये तीनों थे और इसी में ही ये वोट तलाश कर रहे। वोट इसमें से नहीं मिलेगी। ये कितना भी ये धक्का देने की कोशिश करेंगे ना इस गाड़ी को, जनता ने कह दिया या स्टार्ट नहीं होगी। हमने कहा भाई इस ऐसी गाड़ी को जो बांटती हो, इस गाड़ी को स्टार्ट मत होने दो। अब तो स्टार्ट नहीं हो रही, ये चाबी लगा रहे, सर्दी है, लुक दिखा रहे। पहले एक ट्रैक्टर आता था, उसको आग दिखाकर उसको चालू करते थे, वैसे स्टार्ट। तो ऐसे ही ये सरकार उसी फार्मूले को अख्तियार कर रही कि इसको हैंडल मारने की कोशिश कर रहे। दिल्ली सरकार भी उठ के उत्तर प्रदेश में याली गांव में पर्चे बांट रहे, भाई स्टार्ट हो जाओ। लेकिन जनता स्टार्ट नहीं होने की इस मुद्दे पे। जनता मुद्दे पे स्टार्ट होगी, एजुकेशन पे, हॉस्पिटल पे, सड़कों के ऊपर, इन पे स्टार्ट होगी। इस पे बात करनी चाहिए। हमने कहा कि 25 साल की एक नेशनल पॉलिसी देश की बन जाए, उसमें सारी पार्टियां हों। ये तो चुनाव हो जाएगा, इसके बाद में बना लो, ठीक है। और उस पॉलिसी पे ही देश में काम करना चाहिए। किसी की भी सरकार आए फिर उस पॉलिसी पे काम करे तो ये देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो देश तो गड्ढे में जाने लग रहा। मतलब कहां लेकर जाना चाहते हैं?
नहीं, ये समाजवादी पार्टी ने जो नाहिद हसन को टिकट दिया ये ठीक है सर? सर समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन कोई ये होगा क्या कि देश का वो कर रहा, और ये मतलब सबकी लिस्ट निकाल लो कौन कौन नाहिद हसन देश में है, मतलब सबकी निकाल लो ना, किस किस पे मुकदमे है, क्या है, मतलब मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। ये मुद्दा नहीं बनने का इन पे, किसी पे मुद्दा बनेगा विकास का, उस पे काम करो, उसी पे ये देश चाहता है, जो गांव के लोग हैं वे उसी पे ही चाहते हैं। ये पहले फार्मूला चल गया इनका, अब नहीं है चलने का। ये कितना भी स्टार्ट कर लो इस सिस्टम को, ये स्टार्ट होने वाला है नहीं। हमने कहा कि ये 2.5 महीने के प्रवास पे हैं, 15 मार्च को यहां से ये मुद्दा चला जाएगा। ये प्रवचन देंगे, ये सरकारी मेहमान है, प्रवचन देंगे, इनके प्रवचन को सुन जरूर लेना, उस पर आमादा नहीं होना। तो आपके मुताबिक जो आपको लग रहा है बीजेपी हार रही है, कर रहे हैं कि आपको लग रहा है फिर उसको स्टार्ट, हमें नहीं पता कौन हारा कौन जीत रहा, अभी तो आपने कहा कि इनकी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, हम इस उस बजा रहे, लेकिन ये मुद्दा जनता को पसंद नहीं है। ये मुद्दा जनता को पसंद ही नहीं है। हर चीज एक ही दवाई काम नहीं करती, वो चलेगी एक आध बार इनकी दवाई, हर बार नहीं चल देगी। ये कितना भी स्टार्ट करके देख लो, स्टार्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होना इसमें। अब दूसरे इशू लेकर आवे, ये लेकर आवे कि हम इतने हॉस्पिटल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, बच्चों के स्टेडियम बनाएंगे। भाई हरियाणा सरकार भी तो इन्हीं की है, वहां पर हर गांव में स्टेडियम है, वहां पे वहां के बच्चे जाते हैं, अपने ट्रेनिंग करते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, खेल वहां पे जाते हैं। हमारे बच्चे क्या है उत्तर प्रदेश में, सड़कों के ऊपर दौड़ते हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं बच्चों के, उस पर कोई ध्यान नहीं है बच्चों के, उस पर स्टार्ट कर रहे, उस पर स्टार्ट कर रहे, वो नहीं होगा। आप स्टेडियम कितने बनाए आप ये बता दो, हर गांव में गांव समाज की जमीन है उसमें स्टेडियम बनाते ना, कि हमने बच्चों के लिए, यूथ के लिए ये काम करा है, कुछ नहीं करा। देश को बेरोजगार करने का प्लान चल रहा है, देश को मजदूर कॉलोनी बनाने का प्रयास चल रहा है, कि देश में सस्ता मजदूर हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करेगा। इस जमीन को कब्जाने का प्रोग्राम है, ये पॉलिसी इनको तय करनी पड़ेगी। अपनी फसलें किसान आधे रेट में बेच रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं है, सिलेंडर कहां जा रहा है, ये जंगल धीरे धीरे खड़े होंगे। जो नेशनल पॉलिसी पे उस पर कोई काम नहीं कर रहा, जंगलों का कटान हो रहा है। 1,000 रुपए का सिलेंडर हो गया तो जो महिलाएं हैं वे फिर लकड़ी में अपनी रोटियां सेक रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। नेशनल पॉलिसी पे किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ एक है कि वोट कैसे मिलेगी, वोट चाहिए। देश भट्टे में जाओ, देश गड्ढे में जाओ, उसका कोई मतलब नहीं। और हमने कहा भाई जिसको अब चुनाव लड़ना है वो लड़ लो, लेकिन जो सरकारी अधिकारी होंगे वे जिस दिन गिनती होगी ना, उस दिन 15,000 वोट अपनी जेब में लेकर जाएंगे वे बूथ पे। क्या हो रहा है देश में, 15,000 वोट प्रशासन का अधिकारी अपनी जेब में लेकर जाएंगे, वे सरकारी वोट होंगी। वे सब जानता है, देश का नौजवान, देश की जनता सारी जान रही है कि क्या पॉलिसी चल रही है। नहीं, इसका क्या मतलब है? विकास के उस पर काम करो तो ये देश बचेगा, नहीं तो गड्ढे में लग रहे लेकर जाने इसको। ये जो आपने कहा सर, ये समझ नहीं आई बात। आप क्या कह रहे हैं टिकैत साहब? आप कह रहे हैं कि अपनी जेब में ये सरकारी लोग जो वोट लेकर जाएंगे वो क्या करेंगे? हाँ जाएंगे, आ जाएगी समझ में तो सभा में आपकी, आप बताना क्यों चाहेंगे भाई? वोट डालने का 80 साल से ऊपर के आदमी कहाँ वोट डाल लेंगे? अच्छा, और जो मिलिट्री फोर्स में जो लोग हैं वे कहाँ वोट डाल लेंगे? उनके जो अधिकारी हैं उनको कहाँ कह रहे हैं कि कहाँ वोट डाल लो? उनकी जो वाइफ है उनको भी कह रहे हैं कि कहाँ वोट डाल लो? वो जाएंगे, सब जाएंगे, सब आपको पता है कि वे कहाँ जाएंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी से ये लोग वोट फिक्सिंग कर रहे हैं? हमारा ये है कि सरकार किसी की भी अरे कर रहे हुए तो आप दिखा दो, आप में हिम्मत हो तो दिखाने की दिखा दो। आप तो हिम्मत दिखा नहीं रहे हो सर, खुल के बोल नहीं रहे हो, कह रहे हो कि मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। आप अगर स्पष्ट बोलेंगे तो दर्शक भी समझेंगे ना। आप बोल रहे तो हम बोल रहे तो आप दिखा रहे तो हम बोल रहे, बोलिए।
हमने ये कहा है कि क्या जो सरकारी कर्मचारी है सरकार को ही वोट देगा, जिसकी सरकार है उसको स्वतंत्र छोड़ दो, वो दे देगा जिसको दे देगा वोट। पर ये तो हमेशा से होता है ना, ये कि सरकार किसी की भी बनो, हमको उससे कोई, हाँ, हमको उससे नहीं है कि सरकार किसकी बने, लेकिन सरकार अब नेशनल पॉलिसी पे बने, वो देश के लिए काम करें। अगर ये इतने ही बड़े हिंदूवादी रूप बन रहे हैं कि सर्टिफिकेट हिंदू का यही देंगे, ये कोरोना जो मदरसे खुल रहे हैं उसमें करो कि 30% बच्चे हिंदू के पढ़ेंगे उसमें, और एजुकेशन देश में एक होगी, पढ़ाओ अपने बच्चों को नहीं स्कूलों में, लो एक नेशनल जो पॉलिसी है एजुकेशन की, एक पॉलिसी लेके जाओ, एक सिलेबस होगा देश में, जितने भी मदरसे स्कूल जो भी ये चल रहे हैं इनमें सब में एक सिलेबस होगा। और कहीं ये लगता है कि मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अलग मदरसे खुल रहे हैं, उसमें करो कि 30% बच्चे हमारे पढ़ेंगे, और जो हिंदू के ठेकेदार बन रहे अपने बच्चों को उन्हीं में पढ़ाओ। सरकारी टीचर तो है ना सब में, उनकी भी तनख्वाह जा रही, इनसे भी जाएगी, लेकिन ये तो तोड़ने का काम करेंगे। इनको किसी एजुकेशन से कुछ नहीं लेना, देश को लेबर कॉलोनी बनाने का षड्यंत्र इनका है, वो मंसूबे इनके कभी कामयाब नहीं होंगे। देश में हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने के लिए हैं, सरकारी मेहमान हैं, सरकारी स्पीच देंगे ये सारे लोग, उनकी स्पीच में जनता को नहीं आना। ये हमने जनता को कहा अपने विकास पे काम करो, जहां जिसको वोट देनी अपना शांति से वोट दे लेना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शांति से अपना वोट दे लेना, आपको तो घूमने की भी जरूरत नहीं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। राकेश टिकैत जी, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के, जिन्होंने कहा कि वो ये मानते हैं कि जिन्ना सरकारी मेहमान के तौर पर अभी चुनावों के पहले आए हैं, और जनता को वो ये कह रहे हैं कि इनकी बातों में मत उलझना, विकास के मुद्दे पर ही इस बार चुनाव होने चाहिए। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कैराना में डोर टू डोर कैंपेन करने गए अमित शाह से समाजवादी पार्टी पुराना बदला ले रही है। यूपी चुनाव में इस वक्त जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, पार्टियां एक दूसरे को फंसाने का मौका तलाश रही हैं। लखनऊ में वर्चुअल रैली के नाम पर भीड़ जुटाकर फंसी समाजवादी पार्टी अब कैराना में अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन में जुटी भीड़ पर उबल रही है, और चुनाव आयोग से अमित शाह पर सख्त एक्शन की मांग कर रही है। और तो और लगे हाथ समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से ओपिनियन पोल पर भी रोक लगाने की मांग की है। अमित शाह का कैराना में डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाना, सीएम योगी का पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़ में वोटरों के बीच पहुंचना, इससे साफ है कि यूपी में पहले चरण के चुनाव की जंग अब तगड़ी हो चली है। कहने को मैदान में मायावती और कांग्रेस भी है, लेकिन पश्चिमी यूपी में इस बार सीधी जंग समाजवादी पार्टी, आरएलडी के गठबंधन और बीजेपी के बीच है। बीजेपी पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण का दांव लेकर उतरी है, और अखिलेश और जयंत चौधरी मिलकर जाट और गन्ना किसानों को साध रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अखिलेश और उनकी पार्टी ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन करने गए अमित शाह को चुनाव आयोग की गाइडलाइंस पर घेरने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में क्यों गठबंधन की सफलता देख रहे हैं। सबसे पहले राकेश टिकैत के इस सबसे लेटेस्ट बयान को सुनिए। 13 महीने की ट्रेनिंग हुई है, और 13 महीने की ट्रेनिंग के बाद में भी हमको बताना पड़ेगा कि किसको वोट देनी, तो इसका मतलब ट्रेनिंग कच्ची है। बीजेपी कह रही है फर्क साफ है, और राकेश टिकैत कह रहे हैं मतलब साफ है। राकेश टिकैत भले ही किसी पार्टी का नाम ना लें, लेकिन वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 13 महीने तक सर्दी, गर्मी और बरसात में सड़क पर बैठे किसानों को बदला इसी चुनाव में लेना है। पश्चिमी यूपी में आगे की राजनीति बताने से पहले आपको 2017 विधानसभा चुनावों के नतीजे दिखाते हैं। 2017 में यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 325 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी को 47, कांग्रेस को 7, बीएसपी को 19 और 4 सीटें अन्य ने जीती थी। जबकि पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी के हिस्से में 21, बीएसपी 3, कांग्रेस 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। अब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गठबंधन करके ये दावा कर रहे हैं कि इस दफा
बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ, हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ऐसे में बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकल पड़े हैं। 22 जनवरी को शामली के कैराना में अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को बीजेपी प्रत्याशी को वोट करने की अपील के पर्चे भी बांटे। निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइंस दी हैं और जो इस समय कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं, दोनों के खिलाफ काम हुआ है। तो चुनाव आयोग को यह तय करना है कि क्या चुनाव आचार संहिता सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए या दूसरे दलों के लिए या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी है। असल हार उन्हें दिख रही है। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि अभी चूंकि नहीं कह सकते कि ईवीएम खराब है या ईवीएम से खेल हो गया, तो अभी तो ईवीएम पर भी, अभी चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं। जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों पर आरोप लगाएंगे। वो तो उनका काम ही आरोप लगाना है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं उत्तर प्रदेश में। अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन इसलिए कर रहे थे क्योंकि चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइंस है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के चलते कोई रैली या रोड शो नहीं करेगा। साथ ही डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 लोग से ज्यादा की इजाजत नहीं थी। हालांकि बाद में यह संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर न हो, चुनाव महंगाई पर न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। और फिर देखा नहीं आपने, कोई मास्क नहीं लगाया था, सब कोरोना फैला रहे थे। अगर विपक्ष निकलेगा तो उसमें पाबंदी है, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सत्ता के लोग तो खुलेआम कोरोना फैला सकते हैं। आपने तो लखनऊ में बड़े कार्यक्रम किए थे ना, जब स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी लोगों के साथ मंच पे, उस समय भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। जो चुनाव आयोग ने ये कहा कि वर्चुअल रैली होगी, तो वो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? तो वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वर्चुअल रैली की कोई डेफिनेशन नहीं थी, आपको बताया नहीं गया था, कोई परिभाषा नहीं। और दूसरा, धारा 144 नहीं लागू थी उस समय। लेकिन कैराना में घर घर प्रचार के दौरान ना तो अमित शाह ने मास्क लगाया था और ना ही कोरोना को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया गया था। जैसे ही ये तस्वीरें मीडिया में आई, समाजवादी पार्टी को बदला लेने का मौका मिल गया, क्योंकि लखनऊ में बीजेपी के बागी नेताओं के समाजवादी पार्टी से जुड़ने के दौरान समाजवादी पार्टी के हेड ऑफिस में जो हुजूम उमड़ा था, उसके चलते समाजवादी के 2500 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन में जुटी भीड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव गजेंद्र चौधरी ने पत्र लिखकर इसके खिलाफ सख्त निर्देश जारी करने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज तक से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने अमित शाह के कैराना में चुनाव प्रचार पर निशाना साधा है। वहीं लखनऊ में अपनी वर्चुअल रैली के नाम पर भीड़ जुटाने का भी बचाव करते नजर आए। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अमित शाह को कोरोना में प्रचार के दौरान टूटे कोविड प्रोटोकॉल पर घेर लिया। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी 5 लोगों के साथ डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। चुनाव आयोग को उन्हें डोर टू डोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर उनके वीडियो को डेमो बना देना चाहिए, वरना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल जारी रहेंगे। एफआईआर सिर्फ कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री पर क्यों? हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भी बदला लेने का मौका मिल गया, क्योंकि उन पर भी आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के चलते नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक तरह से कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है। अमित शाह से लेकर सीएम योगी पश्चिमी यूपी में घर घर घूम रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घर घर प्रचार के लिए 20 दिन का चुनावी एजेंडा तैयार किया गया है। कैराना से लेकर सहारनपुर तक ध्रुवीकरण की राजनीति भी तेज हो रही है। लेकिन पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत चौधरी ने जिस फॉर्मूले पर गठबंधन किया है, वो चौधरी चरण सिंह की सीक्रेट सियासत से मेल खाता है। ये है गाजियाबाद की तस्वीरें। सीएम योगी डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकल पड़े हैं।
योगी घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और कैंपेन के दौरान लोगों से पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने वादे कैसे पूरा करेगी। अखिलेश के 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे पर योगी ने पूछा कि आपको पिछली समाजवादी सरकार के दौरान बिजली मिली क्या? कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? मिशन पश्चिमी यूपी के तहत योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में भी डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे। बुलंदशहर में लोगों से मिल मिलकर योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, अब बीजेपी सरकार में कांवड़ यात्रा होती है। समाजवादी सरकार में परिवार के लिए बंगले बनते थे, बीजेपी सरकार में गरीबों के लिए 45 लाख घर बनवाए। योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में भी घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि यूपी में चुनाव की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। पश्चिमी यूपी में 26 जिले आते हैं, जहां विधानसभा की 136 सीटें हैं। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 और दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों में 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। बाकी के 6 जिलों की 23 सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी। ये समय उनका है, मतदाताओं का। मुझे इस बात को लेकर काफी उत्साह है और उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता एक सकारात्मक फैसला लेगी, निर्णय लेगी। बहुत बड़ा समर्थन हमें लगातार मिल रहा है और इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि नतीजे भी उस तरह से आएंगे। हम आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत पहले बीजेपी ने की है। अभी समाजवादी पार्टी और आरएलडी चुपचाप बैठे हैं। हम आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाट। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।